सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम गूंज। दिल्ली में नतीजा आए 7 दिन बीत गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से मुलाकात के बाद दिल्ली लौट रहे हैं और यहां पर दिल्ली पहुंचने के बाद उनके एजेंडे पर जो सबसे बड़ी चीज या ये कहिए कि प्रायोरिटी में, प्राथमिकता में जो चीज रहेगी वो है दिल्ली के सीएम चेहरे पर मंथन। और अंदर की खबर क्या है, यानी इनसाइड स्टोरी। अंदर की खबर यह है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार 19 या फिर 20 फरवरी को शपथ ले सकती है। विधायक दल की बैठक 17 या 18 फरवरी को हो सकती है। पीएम आज रात दिल्ली पहुंचेंगे और सरकार बनाने की कवायद फिर तेज हो जाएगी। इसके लिए बाकायदा 15 विधायकों का नाम शॉर्टलिस्ट भी कर दिया गया है, यानी लिस्ट रेडी है। इन्हीं 15 एमएलए में से 9 जो एमएलए हैं वो सीएम, मंत्री, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनेंगे। सरकार गठन के साथ ही मोहल्ला क्लिनिक की रीब्रांडिंग कर दी जाएगी। हमें सूत्र ये बता रहे हैं, ये अंदर की खबर है। मोहल्ला क्लिनिक का नाम अर्बन आरोग्य मंदिर रखा जाएगा। अभी तक इस पर कोई मोहर नहीं लगी है, लेकिन बहुत जल्द ये फैसला होगा सरकार बनते ही। लेकिन उससे पहले मोहल्ला क्लिनिक्स की जांच की जाएगी, फिर डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की नियुक्तियां होंगी। यानी सरकार गठन के साथ ही किन एजेंडे पर काम होगा उसका खाका रोड मैप खींच लिया गया है। बीजेपी नेतृत्व के लिए विधायकों के नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं। अब फैसला होना है। हालांकि बीजेपी ने 1993 से, ध्यान दीजिएगा, हाँ, बीजेपी ने 1993 से 98 के बीच दिल्ली में 3 सीएम बनाए थे, जिसमें मदन लाल खुराना पंजाबी बिरादरी के थे, उसके बाद बने साहिब सिंह वर्मा, वो जाट बिरादरी के थे, फिर बनी सुषमा स्वराज, वो पंजाबी ब्राह्मण थी। अब अगर ये मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स का इरा नहीं होता तो इस पैटर्न के आधार पर सीएम पद की भविष्यवाणी की जा सकती थी। लेकिन बीते 27 साल में आप भी जानते हैं बीजेपी का फैसला लेने का तरीका एकदम बदल गया है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद बीजेपी ने कई राज्यों में सीएम का चेहरा जो है वो तय किया है, लेकिन पुराने ढर्रों से अलग होकर। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में बीजेपी ने ब्राह्मण देवेंद्र फडणवीस को सीएम चुना, जबकि महाराष्ट्र की सियासत किसके इर्द गिर्द है? मराठा और ओबीसी के, इसी के बीच घूमती है। हरियाणा आ जाइए, हरियाणा में पंजाबी मनोहर लाल को सीएम बनाया, जबकि हरियाणा में पॉलिटिक्स जाट नेताओं की चलती है, बोलबाला उनका रहता है। झारखंड में बीजेपी ने पहली बार एक ओबीसी नेता रघुवर दास को सीएम बनाया, जबकि झारखंड की सियासत आदिवासी वोट बैंक के इर्द गिर्द होती है। मध्य प्रदेश आइए, यादव समुदाय से आने वाले मोहन यादव को सीएम चुना। हालांकि मध्य प्रदेश में यादव समाज बहुत अधिक संख्या में नहीं है और इसीलिए दिल्ली में किस चेहरे का नेतृत्व आगे रखा जाएगा या किस चेहरे पर नेतृत्व का दारोमदार आता है, ये बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ही बता सकता है। वैसे भी प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि सीएम का चयन ऐसे ही नहीं हो जाता है। बीजेपी इसके लिए बड़े लेवल पर स्क्रूटनी, स्ट्रैटेजी तय करती है। अब इन सब में जो वक्त लगता है वो बीजेपी लेती है। पहले भी राज्यों के सीएम पद के चयन के लिए 10 से 15 दिन का वक्त लिया है, लेकिन इस प्रोसेस के बीच दिल्ली की सियासी तलवारें खिंची हुई है। और सोचिए ना, मतलब एक बार जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, आपने देखा होगा किसी भी राज्य में हो, कूलिंग ऑफ पीरियड रहता है, काम पीरियड रहता है, कोई किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाता, क्योंकि चुनाव खत्म हो चुके होते हैं। जिसको जीतना होता है, जनता जिस पे यकीन करती है उसे जिता देती है, जिस पर नहीं करती है वो आगे की तैयारी करता है। लेकिन सरकार गठन के पहले ही दिल्ली में पावर कट को लेकर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी दिख रहा है। दिल्ली के केयरटेकर मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी इस वक्त है, वो ये आरोप लगा रही है कि जनादेश आते ही दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट शुरू हो गए हैं, जो बीते 10 साल में कभी नहीं हुआ। आतिशी के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पलटवार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनके पास लिस्ट है, कब कहां पावर कट हुए हैं उनके पास, मतलब वीरेंद्र सचदेवा के पास। ये प्लान्ड पावर कट्स है। बिजली कंपनियों को कहना चाहूंगा कि सुधर जाओ, यानी सरकार गठन के पहले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हालांकि भारत की सियासत में नई सरकार के गठन से 6 महीने तक विपक्ष कम हमलावर रहता है। ये परंपरा रही, कोई कानून तो नहीं है, कहीं लिखा तो नहीं है, लेकिन ऐसा अमूमन देखते हैं। पर दिल्ली की सियासत अलग है।
आम आदमी पार्टी पहली बार विपक्ष में आई। आम आदमी पार्टी का सियासी स्टाइल उसी अंदाज में रहा है शुरुआत में। वो तो कहती है कि हम नई राजनीतिक स्टाइल में राजनीति करने आए हैं। हालांकि आतिशी जब पावर कट का आरोप लगा रही थी तो शायद वो कुछ तथ्य भूल गई, फैक्ट्स भूल गई। दिल्ली में औपचारिक तौर पर अभी भी आतिशी केयर टेकर मुख्यमंत्री हैं, अभी वो विपक्ष में नहीं गई है। जब तक नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को अंजाम नहीं दे दिया जाता तब तक दिल्ली में पुरानी सरकार ही काम कर रही है। ऐसे में अभी जो पावर कट हो रहा है वो टेक्निकली जिम्मेदारी मौजूदा केयर टेकर सीएम की होगी। अब इसे चुनावी हार की हताशा में दिया गया बयान कहें आप कि रणनीति का हिस्सा, ये सवाल का जवाब तो दोनों पार्टियों के प्रवक्ता ही देंगे। लेकिन गूंज में आज का सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर दिल्ली में बीजेपी का सीएम कौन होगा। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ और उसके बाद शुरू करते हैं गूंज। अभी तो आपको 3 चेहरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऋतुराज झा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त स्क्रीन पर आपको यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक जी लेफ्ट के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त आपको किदवई साहब नजर आ रहे हैं, फराज किदवई साहब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। फराज भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ इस वक्त अनंत विजय जी जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हम इंतजार कर रहे हैं इस वक्त सांसद सुधांशु त्रिवेदी का और ऋतुराज झा का। लेकिन चूंकि बीजेपी की सियासत पर टेक्निकली चर्चा हो रही है कि कौन हो सकता है सीएम, आनंद जी मुझे लगता है कि ये वाला सवाल तो आप ही के पाले में फेंकना चाहिए। क्या लगता है कौन हो सकता है? हमने बहुत सारे नाम, 15 लोगों की लिस्ट फाइनल हो गई है, इनमें से कोई एक होगा। रूबिका जी, जो नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है और जो पिछले 11 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि लिस्ट से तो कोई नाम नहीं होगा। जिसका नाम भी लिस्ट बन गया उसमें से कोई नहीं होगा। आप याद करिए आपके प्रदेश राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम कैसे आया था। वो एकदम पिछली पंक्ति में बैठे थे और राजनाथ जी ने एक पर्चा हल्के से वसुंधरा जी को पकड़ाया था और उसके बाद किसी ने उनको भजन लाल जी को ऐसे कोनी मार के कहा कि अरे भाई साहब आपका नाम मुख्यमंत्री के लिए आ गया। तो वैसा ही कोई चौंकाने वाला नाम होगा। मैं इस बात को, क्योंकि नरेंद्र मोदी में वो सूत्रों की राजनीति तो समाप्त, मतलब पत्रकारों की जो सूत्रों वाली पत्रकारिता थी वो समाप्त हो गई है। ये सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्तियों को पता होगा, या सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो हो सकता है सुधांशु जी को इस बात का थोड़ा बहुत अंदाजा हो, अनुमान हो कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन ये कहना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो जमाना चला गया जब न्यूज रूम में बैठ के हमारे और आपके जैसे आपको आनंद जी वैसे बड़ा आनंद आता है हाँ जब मैं ये सुनती हूँ कि कौन होगा मुख्यमंत्री नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये मतलब 2014 से पहले भी मैं शोज किया करती थी और तब आप देखिए एकदम ऐसे डंके की चोट पे कहा जाता था, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे सूत्र बता रही है। विवेक जी भी यहाँ पर है, फराज भाई यहाँ पर मौजूद है। इनफैक्ट सुधांशु जी भी इस बात को अच्छे से समझते और जानते हैं कि एक टाइम होता था जब ये सबको पता होता था कि यही है जो सीएम होने वाला है। सुधांशु जी रूबिका जी, हाँ रूबिका जी, तब वो दौर था जब न्यूज रूम से मंत्री तय हुआ करते थे। आपको याद हो न्यूज रूम में बैठ के पत्रकार मंत्री परिषद के नाम तय किया करते थे और कहते थे कि इनको मंत्री बनना है और उनको मंत्री, अच्छा राजा को मंत्री बना दो, हेलो। तब तो पता होगा ही ना। जब पत्रकार अपनी पत्रकारिता छोड़कर राजनीति में आपाद मस्तक लिप्त हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति होनी स्वाभाविक है। और जब कमजोर सरकार होती है, जब तमाम तरह की चाड़ी, आप समझती होंगी हमारे यहाँ एक चाड़ी कहा जाता है। आनंद जी एक पत्रकार होने के नाते फिर भी एक आध सूत्रों के हवाले से खबर थोड़ी पुख्ता हमारे लिए भी अच्छी बात रहेगी ना सुधांशु जी। मतलब ऐसा भी मत कीजिए ना भाई, हो गए ना कितने, मतलब 20 साल 15 साल ऊपर हो गए हैं। देखिए अनंत विजय जी ने जो बात कही उससे मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। पूरे देश को याद होगा राडिया टेप वाला एपिसोड, जिसमें सिर्फ पत्रकार नहीं, पत्रकार और कारपोरेट लॉबिस्ट
ये बात कर रहे होते थे कि ये मंत्री कौन बनेगा और मंत्री को विभाग ये वाला अच्छा रहेगा या वो वाला अच्छा रहेगा। तो ये दोनों की कार्य संस्कृति में अंतर है। और यहाँ क्या है, भारतीय जनता पार्टी में चूंकि हमारे यहाँ एक विविधतापूर्ण व्यवस्था है और अनेक कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है, यहाँ देखिए एक अंतर में रूबिका जी कहूँगा, हमारे यहाँ अंतिम क्षण तक नहीं पता लगता है कौन मुख्यमंत्री होने वाला है या कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाला है, मगर दूसरी पार्टियों में जन्म के साथ ही पता रहता है कि जब भी भविष्य में पार्टी का नेतृत्व होगा तो इसी के पास आएगा या इस परिवार के पास आएगा। तो दोनों के मूलभूत सोच में अंतर है, मगर आश्वस्त रहना चाहिए दिल्ली की जनता को कि जिस प्रकार का जनादेश उन्होंने दिया है उसका पूर्ण सम्मान करते हुए जो भी दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा वो दिल्ली के प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण कर्मठता के साथ, मेहनत के साथ दिल्ली को उस गौरवपूर्ण स्थान में स्थापित करेगा जो भविष्य में तीसरी अर्थव्यवस्था। भाई इससे पहले तो सुधांशु जी ये होता था कि भविष्य में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले भारत के राष्ट्रीय राजधानी को होना चाहिए। हाँ भाई, इससे पहले ये होता था कि मान लीजिए पिछले कोई टाइम आप चूज कर लीजिए कि अगर 48 एमएलए चुन कर आए हैं तो उसमें से 8 तो पक्के होते थे कि ये फ्रंट रनर्स हैं, लेकिन इस बार तो 48 के 48 रथ जगह कर रहे होंगे, क्योंकि किसी को नहीं पता बैक बेंचर कब। मुझे पता है मोहन यादव जी तीसरी पंक्ति में बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे और उनके नाम का ऐलान हुआ। नहीं देखिए, नहीं रूबिका जी, मैं थोड़ा इसमें संशोधन करूंगा। हमारे यहाँ कोई रथ जगह नहीं कर रहा होगा, सब शांति से बैठे होंगे और उन्हें पता होगा कि जिसका वक्त आएगा उसका अपने आप हो जाएगा। जिसे हिंदी में एक कहावत होती है कि वो सब पाते हैं सब प्रयास, ये अनायास पा जाते हैं। मतलब कोई तो लॉबिंग किसी नहीं को हो रही रथ जगह होगी। करने की जरूरत नहीं, किसी को कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व और पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो शीर्षस्थ नेता हैं, हाँ। सभी विविध पहलुओं को ध्यान में रखकर विश्लेषण करते हैं और फिर पार्टी के हित के अनुरूप और व्यक्ति की योग्यता के अनुसार काम करके दिखाते हैं। इसीलिए आप देखिए हमने पिछले 50-60 वर्षों में हाँ। और जिस प्रकार के गैलेक्सी ऑफ लीडर्स दिए हैं और उस हर लीडर ने पार्टी को आगे बढ़ाया है। मतलब वहां से शुरू करिए, अगर दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी एक मुकाम तक ले गए तो अटल जी एक और मुकाम तक ले गए, तो अडवाणी जी एक और मुकाम तक ले गए, मोदी जी और मुकाम तक ले गए। फिर हमारे जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे पिछले 20-25 वर्षों में, मतलब वेंकैया जी से लेकर राजनाथ जी से लेकर गडकरी जी तक, सबने अपना अपना योगदान दिया। वर्तमान में नड्डा जी से लेकर अमित शाह जी एक लेवल तक ले गए। आपको आपका कोई परिवार से मसला नहीं था, कोई परिवारवाद नहीं था विवेक जी, और आज इसीलिए कह रहे हैं कि नाम हम नहीं बताएंगे क्योंकि हमें ही नहीं पता है। या तो सिर्फ ब्रह्मा जी को पता है या फिर जो ऊपर एकदम सुप्रीम मोदी और अमित शाह, इन तीनों को ही तो पता है, और किसको पता नहीं। वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे वो कांग्रेस भी हो अगर वो करती आई है या बीजेपी हो, मेरे हिसाब से डेमोक्रेटिक प्रोसेस अगर पार्टीज फॉलो करें, उनके विधायक बैठें, एक चुनाव की प्रक्रिया हो, मैं कांग्रेस के लिए भी यही कहूँगा और बीजेपी के लिए भी यही कहूँगा, तो मेरे ख्याल से वो डेमोक्रेसी के लिए एक ज़्यादा अच्छी व्यवस्था बनती है। ये डेमोक्रेटिक नहीं है। अभी तो देखिए इनका क्या है कि ये स्टेट का इलेक्शन भी लड़ते हैं तो दैट इज अंडर द फेस ऑफ मोदी। ये एक फेस को यूज़ कर रहे हैं, ये कोई स्टेट की लीडरशिप को आगे करके इलेक्शन नहीं लड़ते हैं और कहीं ना कहीं वो कार्ड चल भी रहा है, उसके लिए इनको बधाई भी है कि ये सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन हाउएवर अगर हम डेमोक्रेटिकली एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो प्रक्रियाएं हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की, अगर हम उसको देखें तो मेरे ख्याल से अनहेल्दी ट्रेंड है कि आप ऊपर से एक आदमी को बैठा देते हैं, बेशक वो तीसरी पंक्ति में बैठा हो। ये तो कोई पहली बात। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, क्योंकि आप इसमें दूसरी बात पर उससे पहले तो राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी के बाद उनके बच्चे बच्ची, या उससे पहले नेहरू गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद राहुल जी के बाद हो सकता है प्रियंका जी। ये डेमोक्रेटिक है। हाँ, वहाँ मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव फिर अपने बच्चों दूसरे खेमे कभी बोल दीजिए डेमोक्रेटिक। नो, एब्सोल्युटली नॉट, इट इज नॉट डेमोक्रेटिक। मेनी थिंग्स आर नॉट डेमोक्रेटिक। चिराग पासवान इज नॉट डेमोक्रेटिक, अनुराग ठाकुर इज नॉट डेमोक्रेटिक, वसुंधरा राजे के बेटे इज नॉट डेमोक्रेटिक। नहीं, पार्टी चला रही है, वसुंधरा राजे पार्टी चला रही थी, सीएम भी थी। मैं ऐसे आपको 100 नाम गिना सकता हूँ बीजेपी के जो परिवारवाद से आए हैं। तो पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट है आप परिवारवाद से आइए। सुनिए, आप परिवारवाद से आइए, आप बीजेपी को कांग्रेस के हो, आप जनता के बीच में जाइए। आप चिराग पासवान का तो एग्जाम्पल दे सकते हैं, मैं फिर भी अग्री कर जाऊंगी कि वहां पर भाई चिराग पासवान के बाद क्या होगा, क्या चिराग पासवान के बच्चे आएंगे, ये सवाल आप सुधांशु जी से पूछ सकते हैं। लेकिन सुधांशु जी, ये बार बार जो परिवारवाद पर घेरने की कोशिश होती है और आपके सारे के सारे वो नेता गिना दिए जाते हैं जिनके पिता या माता जो हैं वो कभी आपके पार्टी के सदस्य रहे होंगे, वो परिवारवाद नहीं है। हाँ रूपिका जी, मैं दोनों बातों का उत्तर देता हूँ।
पहली बात मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय दलों में और अधिकांश क्षेत्रीय दलों को भी मिला लीजिए तो एक आधा दलों को छोड़ दिया जाए तो केवल भारतीय जनता पार्टी और हमारे धुर विरोधी हैं, मगर कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर लगभग सारे दल, मतलब एक आधा अपवाद स्वरूप जैसे जेडीयू नहीं है, इस ढंग से छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे दल परिवारवाद के पूरे लपेटे में आ चुके हैं और वो उसके पूर्ण प्रभाव में। मगर अब यह प्रश्न उठता है कि वसुंधरा जी यदि राजमाता सिंधिया की बेटी हैं, जबकि राजमाता सिंधिया मध्य प्रदेश की नेता थी, तो उसको तुलना करना, वो भी मैं अंतर बताता हूं। देखिए, परिवार और परिवारवाद में वही अंतर है जो पूंजी और पूंजीवाद में। जैसे पूंजी की आवश्यकता हर व्यक्ति को है जीवन में, कोई नहीं कह सकता मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार जीवन यापन के लिए पैसे की जरूरत है, तो पूंजी की सबको जरूरत है। पूंजीवाद ये है कि सारी पूंजी मेरे हाथ में होनी चाहिए। तो कोई पार्टी के किसी नेता का परिवार का सदस्य पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन कर सकता या बीजेपी नहीं ज्वाइन कर सकता, यह प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। परिवारवाद यह है कि पार्टी का नेतृत्व मेरे बाद मेरे हाथ में रहेगा। जैसे रूबिका जी, आपके परिवार का कोई सदस्य, यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें पत्रकारिता में नहीं आएगा या न्यूज 18 चैनल नहीं ज्वाइन करेगा। यह परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद यह है कि आप कहेंगी जिस दिन मैं इस प्रोग्राम की एंकरिंग छोड़ूंगी मेरे परिवार का ही कोई व्यक्ति इसका एंकर बनेगा। ये मेरी बकौती हो गया। और वो मैं उदाहरण और स्पष्ट करना चाहता हूं। रूबिका जी एक लाइन और कर दूं, रूबिका जी एक लाइन और कह दूं तो विवेक जी जवाब दे देंगे। जैसे 2047 को प्रधानमंत्री जी ने अमृतकाल कहा है, मैं यहां पैनल में बैठे किसी व्यक्ति से पूछूं 2047 में भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा, कोई नहीं बता सकता। परंतु कांग्रेस में दावे के साथ कहा जा सकता है कि नेतृत्व केवल गांधी परिवार के हाथ में रहेगा। सपा यदि पार्टी रही तो नेतृत्व अखिलेश जी के परिवार के ही हाथ में रहेगा। राजद यदि पार्टी रही 2047 तक तो नेतृत्व लालू यादव जी के हाथ में। यह है परिवार और परिवारवाद का अंतर। इसलिए इसमें स्पष्ट रूप से जानकारी होनी चाहिए। ओके, मैं विवेक जी आपको इसका जवाब देना होगा। ये तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बता दिया ना, इसमें तो कोई इफ एंड बट ही नहीं है। इफ एंड बट ये है कि इनको ये भी मानना पड़ेगा, और ऐसा ही कह रहे हैं कि हम तो मानते हैं आरएसएस का एक कैडर है, लेफ्ट का एक कैडर है, हम लोग उसी प्रक्रिया से दोनों आते हैं। और लेकिन दूसरी बात ये भी आपको माननी पड़ेगी, अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में पीपल चूज और पीपल रिजेक्ट। अगर राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी नहीं होगी, अखिलेश की एक पॉपुलैरिटी थी, उनकी सीटें थोड़ी सी अच्छी आई हैं लोकसभा में। अमित शाह किसी कार्यक्रम में कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आती हूं। ने 21वें स्थान पर से देश के खेलों के नक्शे पर हमारी देवभूमि को 7वें स्थान पर लाने का पुरुषार्थ किया। और ये विजेता खिलाड़ी जो इतने सारे मेडल पहली बार उत्तराखंड में जीत कर आए हैं, इन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाया है। मैं सभी देवभूमि के खिलाड़ियों को, जिन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाने का यत्न किया है, वो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और देश की भूतपूर्व विदेश मंत्री, पद्म विभूषण श्रीमती सुषमा स्वराज जी की जन्मतिथि। मैं सुषमा जी को भावपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और आज की यही दिन 2019 में पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए। इन जवानों की शहादत ने देश को न केवल सुरक्षित किया, मगर वो जवानों की शहादत के बाद मोदी जी ने एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को करारा जवाब देने की बात करी। और इसी के कारण पूरी दुनिया में भारत को देखने का नजरिया बदला है और एक संदेश पूरी दुनिया के आतंकवादियों को गया है कि भारत की सीमा और भारत की सेना उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। और भाइयों बहनों, मैं वो सभी 40 जवान जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए शहादत दी, उनको मन पूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं उत्तराखंड की
समिति, आयोजन समिति का और उनके सभी स्पोर्ट्स के एसोसिएशनों का भी हृदयपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि जब से यहां से खेल शुरू हुआ तब से सर्वदूर देश में हर जगह से उत्तराखंड की वाहवाही, उत्तराखंड के लिए अच्छी व्यवस्था के गुणगान पूरे। तो भाई ये हल्द्वानी में इस वक्त आप राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह देख रहे थे। 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह पर इस वक्त अमित शाह आपको बोलते हुए सुनाई पड़ रहे थे। सुधांशु जी, आपने ये जो बातें रखी है, हमारे साथ किदवई साहब भी मौजूद हैं। किदवई साहब देखिए, जिक्र आ गया ना ये परिवारवाद का। भाई पहले ये आप वहां पर कुछ होता तो तय था कि अगर आप जीतते हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव तो फिर वो अखिलेश यादव ही होंगे मुख्यमंत्री। लेकिन मान लीजिए ये चुनाव बीजेपी की तरफ से जीता जाता है तो फिर एक सरप्राइज के तौर पर नाम आता है कि ये फला आदमी सीएम होगा। ये बदलाव आया है राजनीति में, जिस पर इतराते हुए सुधांशु जी दिखाई दे रहे हैं। रूबिका जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बात शुरू हुई परिवारवाद से और आपने अभी जिक्र किया मदन लाल खुराना जी का, साहेब सिंह वर्मा जी का, हाँ। और सुषमा स्वराज जी का। हाँ। तो मदन लाल खुराना जी के पुत्र हरीश खुराना जी मुझे लगता है इस बार विधायक बने हैं दिल्ली से। साहेब सिंह वर्मा जी के पुत्र प्रवेश वर्मा जी विधायक हैं दिल्ली से, और सुषमा स्वराज जी की पुत्री दिल्ली से सांसद हैं। तो ठीक है, अगर ये परिवारवाद नहीं है, सुधांशु जी परिवारवाद की एक नई डेफिनेशन दे रहे हैं तो देने दीजिए। दूसरी बात परिवारवाद पे, जय शाह जी के कुछ पद सुन लीजिए, कुछ पोस्ट। सेक्रेटरी ऑफ द बीसीसीआई 2019 से लेकर के अक्टूबर 2022, प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल 2021 से 2024, मेंबर ऑफ द बीसीसीआई फाइनेंस एंड मार्केटिंग कमेटी। तो मुझे ये नहीं पता कि जय शाह जी कितने अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि सुधांशु जी की बॉल भी वो 1-2 बॉल से ज्यादा वो नहीं खेल पाएंगे। तो अगर ये परिवारवाद नहीं है, ये सत्ता का इन्फ्लुएंस नहीं है, तो जो भी सुधांशु जी परिवारवाद की डेफिनेशन दे रहे हैं, हमको वो परिवारवाद चलिए मंजूर है। हाँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात आई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो संघर्ष है पॉलिटिक्स में, वो सबने देखा, और खासकर जब वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे तो किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया। और सुधांशु जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड हम्बली मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसा नेता अगर परिवारवाद सो कॉल्ड आपके परिवारवाद की वजह से मिल रहा है तो हमको नाज है ऐसे परिवार पर। सुधांशु जी क्योंकि लखनऊ से आते हैं, रूबिका जी, तो दिल्ली की बात हो रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात हो रही है। अभी आपने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया, तो मलिकजादा मंजूर साहब ने एक शेर कहा है कि चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। उलझन, घुटन, हिरास, तपिश, कर्ब, इंतशार, वो भीड़ है कि सांस लेना भी मुहाल है। तो भारतीय जनता पार्टी में रूबिका जी, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आपदा और विपदा की जो इबारत है वो 2023 में ही लिख दी थी। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब दिल्ली में इन्होंने जीएनसीटी एक्ट, सुनिए, मैंने आपको इतना मौका दिया फराज साहब, इतना बढ़िया, मतलब आप उसमें शेर भी पड़ गए, उसमें आपने पूरे जंगल का बखान भी कर दिया, और अब जवाब देने का मौका दीजिए ना। मतलब आप ये गुर्बत वाले दिन ला दिए आपने। अभी तो सरकार बनी नहीं है प्रभु। ये तो मैं बताने जा रहा था, ये जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये तो आपके नेता और आपकी पार्टी जिसके लिए कैंपेन कर रही थी उनकी देन है, और इसीलिए सत्ता से उनको बाहर निकाल फेंका फराज साहब। आपने मुझे बताने ही नहीं दिया एक्चुअली। क्यों? मैं जो बताना चाह रहा था, और क्या बताएंगे इसमें? अरे मैंने जो मलिकजादा मंजूर साहब का शेर पढ़ा है, उलझन घुटन, उसका मैं बैकग्राउंड आपको बताना चाह रहा था, बट यू हैव इंटरप्टेड। कोई बात नहीं, मैं सेकंड राउंड में बता दूं। हाँ, थैंक यू। मतलब और आप बताने लगे तो फिर यहाँ घुटन वाला मामला आ जाएगा ना फराज साहब, की क्या कहना चाह रहे हैं आप? वैसे सुधांशु जी जवाब दे दीजिए। फराज साहब ये कह रहे हैं कि संघर्ष किया अखिलेश यादव ने, और अगर ये इस संघर्ष को आप परिवारवाद कहते हैं तो फिर हमें सराखों पर। नहीं, ये परिवारवाद में भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, पहली बार फराज साहब ने बहुत अच्छे ढंग से बात रखी, मगर मैं विनम्रता से पूछूंगा 2012 में 38 वर्ष के अखिलेश जी के अंदर कौन सी ऐसी योग्यता देखी गई जो शिवपाल जी में नहीं थी,
जो प्रोफेसर राम गोपाल जैसे सबसे पढ़े लिखे प्रबुद्ध व्यक्ति होंगे शीर्ष नेतृत्व में आम आदमी पार्टी, उन्हीं के परिवार के थे, परंतु उनमें नजर नहीं आई। चलिए आजम खां और अमर सिंह तो परिवार के बाहर के थे, परंतु 38 वर्ष के अखिलेश जी में नजर आई और क्लियर मेजॉरिटी लाके मुलायम सिंह जी ने दिया था। मुलायम सिंह जी के नाम पे बहुमत आया था और उसके बाद अखिलेश जी आए, 57 पे आ गए और उसके बाद फिर भी सरकार नहीं बनी। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। परंतु मैं एक बात कहना चाहूंगा, उन्होंने जो दिल्ली के संदर्भ में कहा तो मुझे भी एक शेर याद आता है। अभी आपने देखा कि जमानत के ऊपर है वहां केजरीवाल जी और अमानतुल्लाह खां फरार थे, तो मुझे और फिर इंडी गठबंधन का जो हाल है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ थे, फिर बाई इलेक्शन में नहीं थे, तो सपा और आम आदमी पार्टी दिल्ली में साथ थे, कांग्रेस अलग थे। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस गठबंधन में नहीं दिखती किसी को कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तिहार और इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, कोई तो जमानत पर रिहा है और कोई है फरार। तो ये आज की स्थिति में अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी की दिल्ली की स्थिति को सही चित्रित करता है। परंतु मैं फिर भी ये कह देना चाहूंगा, आपने जो फराग साहब एक शेर अर्ज किया, तो एक वसीम बरेलवी जी का बड़ा अच्छा शेर है, उसकी 2 लाइनें, पूरी तो नज्म उनकी बहुत बड़ी है, वो 2 लाइनें सिर्फ कह देना चाहता हूं जो आप आम आदमी पार्टी के ऊपर और इंडी गठबंधन दोनों पे लागू होती है कि वो पैर भी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। वो पैर भी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। ऋतुराज जी आपके शेर आप सुना रहे थे और ऋतुराज जी यहाँ पर आई गए हैं। ऋतुराज जी बहुत देर कर दी, जनाब आते आते। जी जी जी, देर करते नहीं हो जाती है आजकल। मतलब ऋतुराज जी आप भी कह दीजिए, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। नहीं, सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे नहीं, करते हैं। इनसे तो इतनी देर हो गई कि ट्रेन निकल गई। ट्रेन पूरी दिल्ली निकल गई, आप ट्रेन की बात कर रहे हैं ऋतुराज जी। रूबिका जी, हाँ जी देखिए, जनतंत्र में जनता ही माई बाप होती है, जनता जनार्दन होती है और जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का जो है सो आदेश किया है और हम लोग विपक्ष की एक अच्छी विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। और मैं तो निवेदन करता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी से कि जल्दी से सरकार बनाइए, जल्दी से अपना मुख्यमंत्री को चुनिए, कैबिनेट का गठन करिए और जल्दी से जो आपने वादे किए हैं कि पहले कैबिनेट में महिलाओं को 2500 रुपया देने का, 300 यूनिट बिजली देने का, यमुना के ऊपर में जो है सो निर्णय लेने का और 500 रुपये सिलेंडर देने का, तो दिल्ली की जनता इस बात का इंतजार कर रही है। 27 साल के बाद आपको लोगों ने बहुत उम्मीदों से चुना है और दिल्ली की जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि जल्दी से सरकार बने और उनको वो बेनिफिट्स मिले और जो भी काम आपने कहे उस काम को करिए। उसके लिए लोगों ने आपको चुना है। और मैं समझ गई, लेकिन आप लोगों ने ये जो विपक्ष में बैठने की बात आप इतना क्या सीरियसली ले गए? सरकार तो बनने देते। अभी आतिशी आरोप लगा रही है कि दिल्ली में पावर कट हो रहा है, तो वो सुधांशु जी थोड़े ही कर रहे हैं, केयर टेकर सीएम तो आतिशी जी है ना, पावर कट तो उनके जिम्मे आएगा ना। मतलब आप अभी से क्या वार्म अप कर रहे हैं कि ऐसे हम आरोप लगाया करेंगे? नहीं, रूबिका जी मेरी बात सुनिए, कभी भी राष्ट्रीय चैनल पे गलत फैक्ट्स को मत रखिए। केयर टेकर सीएम आतिशी जी नहीं है, वो विधानसभा भंग कर चुके हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर कर चुके हैं, 8 फरवरी को कर चुके हैं। आप जो है तो जो भी है लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और जनता ने सरकार चुन लिया है। जनता की समस्या तो रोजमर्रा की होती है ना रूबिका जी। जनता की समस्या इस बात का इंतजार नहीं करती कि आप सरकार फॉर्म करें। गलत फैक्ट नहीं दीजिए, गलत फैक्ट मत दीजिए। कोई राष्ट्रपति शासन थोड़ी लगा है दिल्ली में, क्या बात कर रहे हैं? गलत जानकारी दे रहे हैं। राष्ट्रपति शासन नहीं है। हाँ, राष्ट्रपति शासन थोड़ी है। आप कैसे बातें कर रहे हैं? इस वक्त आपको यही नहीं पता है कि आपकी लीडर इस वक्त केयर टेकर सीएम है? यही नहीं पता आपको दिल्ली के बारे में और आप दिल्ली की सरकार चला रहे थे। सरकार, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मुझे बताओ रूबिका जी, आपसे मैं एक बात कह रहा हूं कि भाई सरकार को बनाओ ना, जो समस्या रोजमर्रा की उसको ठीक करो। मत चेंज कीजिए, ऐसे प्रॉब्लम आने क्यों दे रहे हो? आपने सीधे तौर पर मुझे कहा कि रूबिका लियाकत आप गलत जानकारी ना नेशनल चैनल पर दे। जानकारी तो आप गलत दे रहे हैं। क्योंकि विधानसभा लेफ्टिनेंट गवर्नर भंग कर चुके हैं। यहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है सुधांशु जी। ऐसा नहीं है। देखिए, चुनाव का परिणाम संवैधानिक स्थिति ये है, गैजेट नोटिफिकेशन निकाला गया, मैं आपको ऋतुराज जी
गैजेट नोटिफिकेशन निकाला गया है। सुनिए ऋतुराज जी, होता ही है, गजट नोटिफिकेशन होता है, पुरानी विधानसभा भंग कर दी जाती है और राज्यपाल इस्तीफा स्वीकार करके कहते हैं कि अग्रिम व्यवस्था होने तक आप पद पर रहेंगे। ये होता है, राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है कि असेंबली डिसॉल्व करके प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया हो। और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, आश्वस्त रहिए ऋतुराज जी, आप कह रहे हैं जल्दी सीएम बनाइए। हमारा जो भी सीएम होगा ना, वो असली सीएम होगा। ये नहीं होगा कि सीएम की कुर्सी पे चेहरा कोई और दिखेगा, आतिशी जी, फिर वो कहेंगे असली सीएम तो केजरीवाल जी है। अरे भाई, तो आश्वस्त रहिए, हमारा जो सीएम होगा एकदम असली होगा, उसमें कोई नकली चेहरा नहीं दिख रहा होगा। नहीं, हम लोग देख रहे हैं, राजस्थान में भी देख रहे हैं, हरियाणा में भी देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं, असली हो नकली हो जैसा भी हो बनाओ, जनता का काम करो। जनता ने आपको चुना है, काम करने के लिए चुना है। इधर उधर की बात छोड़ो, काम करो। जल्दी से 300 यूनिट बिजली दो, जल्दी से बिजली व्यवस्था ठीक करो, 2500 रुपया महिलाओं को दो, 500 रुपए का सिलेंडर दो। यमुना पे क्या करोगे जनता को बताओ, है ना। लोगों का काम करो, लोगों ने काम करने के लिए चुना है आपको। इधर उधर की बात करने के लिए चुना, 27 साल के बाद चुना है। पिछली बार आपकी सरकार बनी थी, विपक्ष तीन मुख्यमंत्री बदलने पड़े थे। तैयारी कर रही है, मतलब महज ऐसे विपक्ष में नहीं बैठ जाएगी, आपको हम चैन देश से को बैठने मॉडल नहीं देगी सरकार बनाएंगे, में। हम पूरे देश को दिखाएंगे कि विपक्ष देख कैसे रहे हैं होता आप, है। ये वार्म अप है योगिता सुधांशु जी। विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष कैसे काम करना चाहिए, इसका भी एक मॉडल पेश करेंगे सर देश के सुनिए, सामने। ऐसे ऐसे ही करके आप लोग 22 पर आ गए 67 से, ठीक है। अब ये विपक्ष वाला जब तक करके ना दिखा दे, ना 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 वादे मत कीजिए, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। आपको जनता ने देखा है, पहले रुक जाइए, पहले कर लीजिए। अब इस बार आप अरविंद कतनी मत केजरीवाल जी अभी कीजिए। भी बहुत पॉपुलर है। नहीं नहीं, अभी आप पहले करनी कीजिए, फिर कतनी पर ध्यान 43.6% वोट दीजिए, मिला है ना। थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए। अरे ये तो सब जिससे आप बाद करवाना में है उससे तो कीजिएगा, करवाओ। ठीक है। इनसे अब पूछिए मुख्यमंत्री सुधांशु कब जी बनाएंगे, कैबिनेट का गठन कब करेंगे। बता रहे हैं ना कि 48 घंटे में क्लैरिटी आ जाएगी। सुधांशु जी बताइए भाई, कब कर रहे हैं आप लोग। रूबिका जी, ऋतुराज जी ने बड़े जोशो जुनून के साथ जिस बात पे आप कटाक्ष, रूबिका जी जिस बात पे आप कटाक्ष कर रहे हैं, गिरते हैं सह सवारे मैदाने जंग में, वो तिल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल आज चलते हैं। आप लोग कौन अरे से हम तो विपक्ष में हैं, 43.6% वोट मिला है। हाँ और ठीक है सारी भाई, ये एजेंसी का मॉरल इस्तेमाल विक्ट्री करके आपको सब मुबारक चीज का हो। दुरुपयोग अब करके 2 लोग और बच 2% गए। ऐसा एक्स्ट्रा कीजिए क्या ना, ले लिए? विवेक श्रीवास्तव, अजय विजय, अनंत विजय, आप दोनों भी शेर पढ़ ही लीजिए ना। मैं इरशाद कर ही लेती हूँ, 3 तो पढ़ ही चुके हैं। नहीं तो फिर मुशायरा में रूबिका जी, फिर तो गूंज का मुशायरा हो जाएगा ये। रूबिका जी, रूबिका जी, ऋतुराज जी आप देरी से रूबिका आए जी, हैं, एक मिनट सुन आप लीजिए। देरी से आए एक हैं, मिनट, इसका एक मतलब मिनट ये सुन नहीं है लीजिए। कि मैं एक आपको मिनट, सारा वक्त दे एक दूंगी। मिनट। नहीं नहीं नहीं, आप देरी से आए हैं, मैंने आपको एक पूर्ण मिनट, मौका दिया है। एक मिनट दे दीजिए। नहीं 1 मिनट नहीं, एक मिनट दे दो, नहीं मिलेगा एक सर मिनट दे आपको। दो। शेर सुनाओगे तो मिल जाएगा। 2013 में सुनो, मैं शेर फैक्ट सुनाओगे तो मिल मैं जाएगा, फैक्ट शेर सुनाऊं, सुनाओ। फैक्ट्स। 2013 में अरविंद केजरीवाल जी की जब सरकार गिरी थी, हाँ। तो इन्होंने कहा था, भाजपाइयों ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल खत्म हो गया। 2014 में जब हम चुनाव हारे थे लोकसभा के, तो इन्होंने कहा था अरविंद केजरीवाल खत्म हो गया। 2015 में लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ दिल्ली में आए थे। 2017 में जब बीजेपी की जब जो है सो पंजाब में हमारी 22 सीटें आई थी, हम चुनाव हार गए थे। अरे प्रभु, अभी तो महीना भर हुआ है, 2022 में महीना भर भी लैंडस्लाइड नहीं विक्ट्री हुआ के साथ है। आए थे। रुक जाइए, तो डू नॉट अंडरएस्टिमेट फास्ट फॉरवर्ड बनने की पावर ऑफ द भागने की कॉमन मैन। कोशिश कर रहे हैं। हम लोग एरिया ऑफ नहीं, आप इंप्रूवमेंट वापस पे उस काम पे मत करेंगे, जाइए, आप वापस मजबूती मत के साथ लौटिए। लड़ेंगे, सुनिए, दोबारा बाउंस बैक करेंगे। अरे ऋतुराज जी सुनिए, एक सेकंड थम जाइए। अब नैनो वापस ले आइए, कि वैगनार वापस ले आइए, कि स्वेटर मफलर सब वापस ले आइए। अब ये सब नहीं चलेगा। नाउ पीपल आर गोइंग टू नाउ पीपल आर गोइंग टू वॉच यू एक्ट। उनको जो मंत्री के रूप में पहले एक्ट करते हुए देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे। विवेक जी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं अरे मैं आप ही के साथ ही से पूछ रही हूँ। विवेक जी बता देखिए, दीजिए। दोनों चीजें हैं। अभी अभी चुनाव हुए हैं, अभी अभी चुनाव के रिजल्ट आए हैं। दोनों पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, देखिए सचदेवा जी भी ओवर एक्साइटमेंट में आ गए। अमानतुल्लाह को बेचारे को इतनी पुलिस वहां भेज दी, उसने मोखला में ही थे, ये भी गलत है।
देखिए बाद में उनके अरेस्ट को स्टे किया गया ना। नहीं बेचारे को क्या होता है? नहीं भाई, अब आप अभी जीते हैं, थोड़ा तो शांत रहे ना सचदेवा जी भी। आपके पास 5 साल है कार्यकाल करने के लिए। नहीं तो यही शांति अमानतुल्लाह खान दिखा देते ना। तो उन्होंने क्या करा है? उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो तो जबरदस्ती का एक लांछन था कि पुलिस के ऊपर ये कर दिया। मासूम, वही चीज देखिए, आम आदमी पार्टी, ये तो पुलिस ही है जो शैतान बनकर घूम रही है। आप लोगों को जरा कॉन्शियस नाम की चीज है कि नहीं है मिस्टर विवेक श्रीवास्तव? आपको पुलिस वहां क्यों थी? इतनी पुलिस की पूरे के पूरे विधानसभा को आप छावनी बना दोगे? इट वाज सो अनफॉर्चुनेट। बच्चे घूम रहे थे, कॉलेज के बच्चे, लड़के लड़कियां इधर उधर जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, पूछताछ हो रही है। दिस इज नॉट द वे टू गवर्न द सिटी। आपको वो एक सिटिंग एमएलए है, वो जीत के आया है, अगर उसके खिलाफ कुछ चीजें बन रही है, डेफिनेटली सुधांशु जी, मासूम अमानतुल्लाह खान के पीछे आपने पूरे राज्य की पुलिस लगा दी। देखिए 2-3 बातें हैं, विवेक जी को पता होगा, परंतु वो स्वाभाविक रूप से बात यहाँ बताना नहीं चाहते। एक तो अमानतुल्लाह खान जी की पहले भी ट्रैक हिस्ट्री रही है, वो कई आपराधिक मामलों में आरोपी रह चुके हैं। दूसरी बात, यहाँ पर यह विषय आया था कि जब पुलिस उनके पास गई तो पुलिस लोगों को सीधे धमकी दी गई कि तुम यहाँ से बच के नहीं निकल पाओगे, ये मेरा इलाका है, यहाँ पे तुम लोगों के लिए बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पुलिस इतनी गई। परंतु यहाँ विषय कानूनी कर दिया गया ना अरेस्ट को सर। ये जो दिल में दर्द दिख रहा है कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में अमानतुल्लाह खां के लिए, क्योंकि अमानतुल्लाह खां इतने बड़े वोट बैंक की अमानत के प्रतीक है कि उस अमानत में खयानत करने की जरूरत इनमें से कोई पार्टी नहीं कर सकती। पर अफसोस की बात यह है कि मुस्लिम समाज को इन लोगों ने सिर्फ आरोपियों, अपराधियों और आतंकवादियों से जोड़ कर रखा है। और जितने भी अच्छे और सच्चे मुस्लिम होते हैं, कलाकार हो, फनकार हो, नगमा निगार हो, वैज्ञानिक हो, राष्ट्रभक्त हो, फौजी हो, क्रांतिकारी हो, उसके साथ नहीं जोड़ते, ऐसे तत्वों के साथ जोड़ते। ऐसा करके देश का भी नुकसान किया, राजनीति का नुकसान किया और मुस्लिम समाज की प्रतिष्ठा को भी बहुत ध्वस्त। नहीं, ये बड़ा जनरल सा स्टेटमेंट है, बड़ा जनरल सा स्टेटमेंट आपने दिया। अब आप डिसाइड करेंगे कि 5 साल। चलिए तो मैं स्पेसिफिक कर देता हूं ना सर सुनिए, अब आप डिसाइड करेंगे सर 5 साल। हाँ, मैं स्पेसिफिक बता देता हूं आपको विवेक जी। कौन वक्फ कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, आप डिसाइड करेंगे। कौन अच्छा मुस्लिम है, कौन गुंडा है, अमानतुल्लाह खां गुंडे हैं या नहीं है। उनके अरेस्ट को स्टे तो कर दिया कोर्ट ने, लेकिन आप कह रहे हैं साहब कि वो बहुत गलत है। पूरी पुलिस आपने उस दिन ओवर एक्साइटमेंट में भेजी। जो चीज़ एक डिसेंसी के साथ हो सकती थी, एक सम्मान भेज करके 2 कांस्टेबलों के साथ आप वहाँ पे आपकी ड्रामेबाजी करी, क्योंकि मकसद अरेस्ट करना था ही नहीं। आप बेसिकली विक्टिमाइज करने के मूड में आ चुके हैं। ओके, 30 सेकंड में सुधांशु जी। अगर ऐसा था तो अमानतुल्लाह खां आकर सरेंडर कर देते थाने में आके, मुद्दा ही खत्म हो जाता। परंतु जो बात इन्होंने कहा कौन डिसाइड करेगा विवेक जी? डॉक्टर एपीजे अबुल कलाम का नमाजे जनाजा और याकूब मेनन का नमाजे जनाजा ऑलमोस्ट सिमिलर डे हुआ था। याकूब मेनन के नमाज जनाजा में कितने लोग गए थे और कलाम साहब के नमाज जनाजा में कितने गए थे, और कितने नेताओं ने कलाम साहब के मेमोरियल पर आज तक विजिट किया है, और कितने लोगों ने जाके याकूब मेनन के लिए किया। अब इसमें कोई शक शुबह की गुंजाइश है कि इन दोनों में से अच्छा और सच्चा मुसलमान कौन है, अपराधी और आतंकवादी कौन है? ये मैं करोड़ों दर्शक जो आपके देख रहे हैं उनके विवेक के ऊपर छोड़ता हूँ, तब विवेक जी का विवेक शायद जागृत हो। इसमें किसी भी प्रकार के किसी आतंकवादी को कलाम साहब के साथ नहीं खड़े होते। कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाने का विरोध करते हैं, कलाम साहब को दूसरी बार राष्ट्रपति बनाने का विरोध करते हैं, पर इशरत जहां याकूब मेनन अफजल गुरु के साथ। आपका अमानतुल्लाह जी के लिए प्रेम, बात अमानतुल्लाह के लिए प्रेम नहीं है, मेरा इस देश की माइनॉरिटीज के लिए प्रेम है। प्रेम जग जाहिर है, वो हमें पता है, लेकिन कोई बात नहीं। नहीं, इस देश के मुसलमानों के लिए प्रेम होना चाहिए, वो मेरे देश की माइनॉरिटी है। अमानतुल्लाह बोला ये थोड़ी ना है, मैंने अमानतुल्लाह बोला, लेकिन ये क्या कह रहे हैं आप उसमें स्वीपिंग स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी मुसलमानों से तो उसके जनाजे में सारे चले गए, इनके जनाजे में कोई नहीं गया। को भी है, आनंद विजय को भी है, विवेक श्रीवास्तव को भी है, फिर इस देश का मुसलमान, इस देश का मुसलमान पेट्रियोटिक हिंदुस्तानी है। आपकी बपौती थोड़ी है, आप थोड़ी डिसाइड करेंगे कि कहां किस तरीके का प्यार उड़ेलना है और नहीं तो बीजेपी थोड़ी ना डिसाइड करेगी कि कौन सा मुसलमान सही है कौन सा गलत। आप जो है आप इस तरीके का प्यार उड़ेले कि अगर मान लीजिए कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है और कुछ गड़बड़ी हो रही है तो उसको आप ना मुसलमान की चादर उड़ाने की कोशिश करेंगे। दिस कैन नॉट हैपन सर। नहीं, उससे आप मुसलमानों को खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन मुसलमानों को खड़ा करके प्रश्न भी नहीं पूछा जाएगा कि प्रूव करो अपनी पेट्रियोटिज्म, और रोज प्रूव करो क्योंकि तुम मुसलमान हो। कौन कह रहा है? आप ये डरा रहे हैं क्या? और लांछन नहीं लगाया जाएगा कि तुम इसकी नमाज। मेरे पास वक्त की कमी है, मैं चाहती थी फराज भाई इसमें अपनी बात रखें, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब बहुत जल्दी उस नाम का ऐलान भी होने वाला है जो देश की राजधानी दिल्ली का सीएम बनके दिल्ली को बदलने के रोड मैप पर काम करेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।